2025 बॉलीवुड तबाह, 450 करोड़ की गेम चेंजर सिर्फ 37 करोड़ पर ढेर, 91.7% का घाटा। सलमान की सिकंदर 200 करोड़ लगाकर 129 करोड़ कमा पाई, 35% नुकसान। अक्षय कुमार भी बेअसर, साउथ इंडियन फिल्मों का मार्केट पर 60% कब्जा। हिंदी फिल्में सिर्फ 40% पर, कंटेंट का भारी संकट। क्या ये बॉलीवुड के एक युग का अंत है? थोड़ा ठहराओ। नमस्कार, आज हम गहराई से बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे संकट पर जिसने सबको चौंका दिया है। साल 2025 बॉलीवुड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। बड़े नाम, बड़े बजट, बड़े दावे, सब धराशायी होते दिखे। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ फिल्मों की विफलता नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रेंड उभर कर आया है जो इंडस्ट्री के, क्या कहते हैं, काम करने के तरीके पर ही गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दर्शकों ने बड़े पैमाने पर फिल्मों को सिरे से नकार दिया और नुकसान का आलम तो हैरान करने वाला है। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये कहानी की गंभीरता खुद बयां करते हैं। 200 करोड़ से ज्यादा बजट वाली कई फिल्में अपनी लागत तक नहीं निकाल पाईं। रामचरण की गेम चेंजर का हिंदी वर्जन देखिए, 450 करोड़ का भारी भरकम बजट और कमाई सिर्फ 37.74 करोड़। ये आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। और नुकसान का प्रतिशत देखिए, 91.7%। ये सिर्फ फ्लॉप होना नहीं है, ये तो एक वित्तीय त्रासदी है एक तरह से। इसी तरह सलमान खान की बहुप्रतीक्षित ईद रिलीज सिकंदर, जिसे AR मुरुगादास जैसे बड़े डायरेक्टर ने बनाया, वो भी 200 करोड़ के बजट पर सिमटकर 129.95 करोड़ ही कमा सकी। मतलब सीधे सीधे 35% का घाटा। हाँ, और ये सलमान खान की 2010 के बाद की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। ईद जैसा बड़ा मौका भी फिल्म को नहीं बचा पाया। और अक्षय कुमार, जिन्हें कभी सफलता की गारंटी माना जाता था, उनके लिए भी 2025 मुश्किलों भरा रहा। मल्टी स्टारर हाउसफुल 5, 250 करोड़ का बजट, कमाई हुई सिर्फ 198.41 करोड़। नुकसान स्काई फोर्स थोड़ी बेहतर रही, 120 करोड़ के बजट पर 134.93 करोड़ कमाए, पर यह मुनाफा इतना कम है कि इसे सफलता कहना मुश्किल है। हाँ, खासकर जब हम उनकी पिछली कुछ फिल्मों का प्रदर्शन देखें। ये गिरावट का सिलसिला तो 2024 से ही दिख रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। बड़े बजट, बड़े स्टार्स, बड़े पैमाने पर बनी फिल्में बुरी तरह पिटी हैं। बिल्कुल। और मुद्दा सिर्फ लागत न निकाल पाना नहीं है, बल्कि नुकसान का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। ये एक व्यापक समस्या का संकेत है। यानी वो जमाना गया जब सिर्फ स्टार का नाम सुनकर दर्शक थिएटर खींचे चले आते थे। लगता तो यही है। 2025 ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ स्टार पावर के भरोसे फिल्म चलाना अब मुमकिन नहीं। हर पीढ़ी के सितारे, चाहे वो स्थापित हों या नए हों, उनकी फिल्मों को दर्शकों ने नकार दिया। शाहिद कपूर की देवा को लेकर तो काफी उम्मीदें थी, ट्रेलर भी पसंद किया गया था। हाँ, लेकिन 80 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म सिर्फ 33.97 करोड़ ही कमा पाई। और कंगना रनौत की इमरजेंसी, वो राजनीतिक विषय और विवादों के चलते चर्चा में थी। हाँ, पर 60 करोड़ की लागत लगाकर सिर्फ 20.48 करोड़ ही जुटा सकी। कंट्रोवर्सी ले काम नहीं आई इस बार। ये तो स्थापित सितारों की बात हुई। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगली पीढ़ी, जिन्हें हम स्टार किड्स कहते हैं, उनकी शुरुआत भी निराशाजनक रही। आमिर खान के बेटे जुनैद खान और खुशी कपूर की डेब्यू फिल्म लव्या आपा बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। कमाई सिर्फ 7.69 करोड़। और अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन की पहली फिल्म आजाद का हाल तो और भी बुरा रहा। हाँ, 80 करोड़ के बजट पर सिर्फ 7.61 करोड़ की कमाई ये साल की सबसे बड़ी असफलताओं में गिनी जा रही है। तो क्या ये सिर्फ स्टार्स की नाकामी है, या कहानी कहने के तरीके में ही कोई बुनियादी कमी आ गई है? कंटेंट का मसला है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श की बात यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। कमजोर कंटेंट को सिर्फ स्टार पावर नहीं बचा सकता। अब दर्शक बदल चुके हैं, वो घिसे पिटे फॉर्मूलों से उब गए हैं और कुछ नया, कुछ मौलिक चाहते हैं। कहानी, परफॉर्मेंस और ताजगी अब ज्यादा मायने रखती है। सिर्फ नाम के पीछे भागने का दौर अब खत्म हो रहा है। अच्छा, तो इस संकट की एक बड़ी वजह इंडस्ट्री में रचनात्मकता की कमी, क्रिएटिव बैंक्रप्सी बताई जा रही है। और मैक्स मीडिया का एक सर्वे कहता है कि 70% हिंदी फिल्म दर्शक मानते हैं कि बॉलीवुड में मौलिकता की कमी है, खासकर जब साउथ इंडियन या हॉलीवुड सिनेमा से तुलना करें। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और ये सोच बॉक्स ऑफिस के नतीजों में साफ झलक रही है। दर्शक नई और बेहतर कहानियों के लिए रीजनल सिनेमा की ओर देख रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदास ने खुद माना कि उनकी कहानी में दम था, भावनात्मक थी, लेकिन वो उसे पर्दे पर ठीक से उतार नहीं पाए। अच्छा। हाँ, ये एक आम समस्या बन गई है। अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद खराब एग्जीक्यूशन फिल्म को ले डूबता है। 2025 की कई फ्लॉप फिल्मों में यही दिखा, कमजोर स्क्रिप्ट, पुराने पड़ चुके प्लॉट। कहानी कहने का वही दशकों पुराना ढर्रा जो आज के दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाया। खासकर ये रीमेक बनाने की जिद या पुराने सफल फॉर्मूलों को दोहराने की कोशिश, इसने इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। कई आलोचकों ने कहा कि फिल्में आउटडेटेड लगीं, आज की सामाजिक सच्चाई से कटी हुई। और बॉलीवुड के संकट के साथ साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा का एक जबरदस्त उदय हुआ है। इसने तो बॉलीवुड की मुश्किलें और बढ़ा दी। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि रीजनल फिल्मों ने मिलकर भारतीय बॉक्स ऑफिस का 60% हिस्सा हासिल कर लिया है। 60%? हाँ, जबकि हिंदी सिनेमा का हिस्सा घटकर सिर्फ 40% रह गया है। इसमें तेलुगु फिल्मों का हिस्सा करीब 20% और तमिल का 15% है। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक पावर शिफ्ट है। ये वाकई एक ऐतिहासिक बदलाव है। हमने ये भी नोटिस किया है कि साउथ की फिल्मों के पोस्टर और प्रमोशन अक्सर ज्यादा बोल्ड और इंटेंस थीम वाले होते हैं। शायद बॉलीवुड की चमक दमक वाली दुनिया से अलग एक अपील रखते हैं। हाँ, और उनकी सफलता सिर्फ उनके गृह राज्यों तक सीमित नहीं है। महाअवतार नरसिम्हा 267 करोड़, L2 एम्पुरा देन 266.81 करोड़ और थुरिट्रम 235.38 करोड़। ये दक्षिण भारतीय ब्लॉकबस्टर्स ने न सिर्फ बड़ी कमाई की बल्कि बेहतर कहानी, उम्दा प्रोडक्शन वैल्यू और दर्शकों के साथ गहरे जुड़ाव का प्रदर्शन किया। और इनके हिंदी डब वर्जन ने भी जबरदस्त कमाई की। बिल्कुल, जिसने बॉलीवुड की रचनात्मक सीमाओं को और ज्यादा उजागर कर दिया। मलयालम सिनेमा का प्रदर्शन तो असाधारण रहा है। अच्छा, क्या हुआ वहां? उन्होंने अपना मार्केट शेयर डबल करके 10% कर लिया और पहली बार इंडस्ट्री ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ये उनके कंटेंट की ताकत दिखाता है। कमाल है। तो मतलब कंटेंट का ही खेल है सारा। अच्छा, अब आते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर। ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, इनके आने से भी दर्शकों के फिल्म देखने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। अक्षय कुमार ने खुद माना है कि कोविड के बाद लोगों को घर बैठे कंटेंट देखने की आदत पड़ गई है। हाँ, और इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन मिड बजट या स्टार आधारित फिल्मों पर पड़ा है, जो पहले दर्शकों के थिएटर जाने की आदत पर निर्भर करती थीं। सिनेमा घरों में सीटों के भरने की दर, मतलब ऑक्यूपेंसी रेट, जो 2019 में 34% थी, वो 2025 में घटकर 25% से भी नीचे आ गई। काफी बड़ी गिरावट है ये तो। बिल्कुल। दर्शक अब महंगे टिकट खरीदकर थिएटर जाने के बजाय खासकर उन फिल्मों के लिए जो उन्हें फॉर्मूला लगती हैं, कुछ हफ्ते रुककर OTT पर रिलीज का इंतजार करना ज्यादा पसंद करते हैं। और थिएटर रिलीज और OTT रिलीज के बीच का फासला भी तो कम हो गया है। पहले महीनों लगते थे, अब कुछ ही हफ्तों में फिल्में स्ट्रीमिंग पर आ जाती हैं। सही कहा। थिएटर जाने की वो जल्दी खत्म हो गई है। 2025 में कई बॉलीवुड फिल्में ऐसी रहीं जिन्हें थिएटर से ज्यादा OTT पर पसंद किया गया। अच्छा, बॉलीवुड के इस संकट को बजट के बेतहाशा बढ़ने की समस्या ने और गहरा किया है ना? कमाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ी जिस रफ्तार से फिल्मों के बजट बढ़े हैं। बिल्कुल। इंडस्ट्री की 200 करोड़ से ज्यादा बजट वाली टेंट पोल फिल्मों पर निर्भरता, मतलब वो महंगी फिल्में जिन पर स्टूडियो का साल भर का हिसाब टिका होता है, इसने खतरनाक वित्तीय दबाव बना दिया है। जब ये बड़ी फिल्में फ्लॉप होती हैं तो नुकसान बहुत बड़ा होता है, जैसे हमने गेम चेंजर के मामले में देखा, जिसका अनुमानित घाटा 412 करोड़ से ज्यादा का है। 412 करोड़, बाप रे। और इसका एक नतीजा ये भी है कि जब सारा पैसा और ध्यान कुछ ही बड़ी फिल्मों पर लग जाता है तो दर्शकों के लिए कंटेंट की वैरायटी कम हो जाती है। छोटी या अलग तरह की फिल्मों के लिए जगह सिकुड़ जाती है। सही कहा। इंडस्ट्री के कई जानकार अब मिड बजट फिल्मों पर वापस लौटने की सलाह दे रहे हैं। ऐसी फिल्में जो बड़े तमाशे के बजाय कहानी पर फोकस करे। प्रोड्यूसर राजेश आर नायर ने कहा भी, हमें बड़े बजट की फिल्मों से ज्यादा ताज़ा कहानियों और नई प्रतिभाओं की जरूरत है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को खुद को नए सिरे से गढ़ना होगा। मौजूदा सिस्टम, जिसमें कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस और गिने चुने स्टार्स का दबदबा है, उसने एक तरह का बंद माहौल बना दिया है, जहां नए आइडियाज और नए लोगों के बजाय जाने पहचाने चेहरों को ही मौका मिलता रहता है। इन तमाम मुश्किलों के साथ साथ कुछ फिल्मों को संगठित बॉयकॉट अभियानों का भी सामना करना पड़ा। लाल सिंह चड्ढा या इमरजेंसी जैसी फिल्मों को लेकर जो ऑनलाइन विरोध हुआ, उसका क्या विश्लेषण है? हाँ, उसका विश्लेषण बताता है कि इसके पीछे कई कारण थे।
जैसे कुछ लोगों को लगा कि फिल्में उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं, कुछ राजनीतिक वजहें थी और कुछ सेलिब्रिटीज के पुराने विवाद भी इसमें शामिल हुए। अच्छा। ये भी देखा गया है कि खासकर युवा दर्शक, मतलब 18-21 साल के, सोशल मीडिया पर चल रहे इन बॉयकॉट ट्रेंड से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और कई बार तो फिल्म देखे बिना ही उसके खिलाफ राय बना लेते हैं। तो ये बॉलीवुड फिल्मों की रिलीज के लिए एक नई चुनौती बन गया है। बिल्कुल, इससे निपटना इंडस्ट्री के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या ये बॉयकॉट सिर्फ कुछ फिल्मों के खिलाफ प्रतिक्रिया है या ये इंडस्ट्री से दर्शकों की किसी गहरी नाराजगी का लक्षण है? क्या लगता है? देखिए, ये सिर्फ सतही ट्रेंड नहीं लगता। ये कुछ हद तक दर्शकों की उस गहरी निराशा को भी दिखाता है जिन्हें लगता है कि बॉलीवुड अपनी जड़ों से कट गया है, भारतीय मूल्यों से दूर हो गया है और उस पर पश्चिमी प्रभाव बहुत ज्यादा हावी है। इस कथित सांस्कृतिक दूरी ने भी हिंदी फिल्मों की अपील कम की है। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ उपलब्ध जानकारी और ट्रेंड्स का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। समझ गया। अच्छा, 2025 की इन बड़ी असफलताओं का असर सिर्फ प्रोड्यूसर्स पर ही नहीं पड़ा होगा, इसने तो पूरे फिल्म इकोसिस्टम को हिला दिया होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर मालिक। बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भारी नुकसान उठाया है, भले ही कुछ प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्मों को आंकड़ों में सफल दिखाया हो। थिएटर मालिक खाली स्क्रीन से परेशान हैं। हाँ, सुना है कई बार तो उन्हें पुरानी हिट फिल्में दोबारा लगानी पड़ रही हैं। सही सुना। पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर जैसी चीजें इंडस्ट्री की इसी संकट से उभरने की कोशिशें हैं, ताकि खर्चे कम हो और ऑपरेशन बेहतर हो सकें। लेकिन ये सिर्फ बाहरी उपाय हैं, ये कंटेंट की क्वालिटी की मूल समस्या को हल नहीं करते, जो दर्शकों की नाराजगी का असली कारण है। और नौकरियों पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, नौकरियों पर भी असर पड़ा है, क्योंकि फाइनेंसर्स अब पैसा लगाने से कतरा रहे हैं, जिससे कई प्रोजेक्ट्स या तो रुक गए हैं या टाल दिए गए हैं। कमाई का जो पारंपरिक तरीका था, मतलब पहले थिएटर, फिर सैटेलाइट टीवी, फिर डिजिटल, वो भी अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, वो बाधित हो गया है। आमिर खान ने अपनी फिल्म सितारे जमीन पर के लिए यूट्यूब पर पेपर व्यू का जो प्रयोग किया, वो दिखाता है कि इंडस्ट्री कमाई के नए रास्ते तलाश रही है, डायरेक्ट टू ऑडियंस जाने की कोशिश। पर क्या ये सफल हो पा रहा है? अभी तक तो डिजिटल फर्स्ट रिलीज के ज्यादातर प्रयोगों को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। इंडस्ट्री इस दुविधा में फंसी है कि थिएटर से होने वाली कमाई और डिजिटल के नए मौकों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ऊपर से राष्ट्रीय स्तर के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रीजनल भाषाओं का कंटेंट इतना बढ़ गया है, खासकर सबटाइटल्ड और डब की हुई साउथ इंडियन फिल्में, कि वो अक्सर ओरिजिनल हिंदी कंटेंट से ज्यादा देखी जा रही हैं। इससे तो हिंदी फिल्मों को और हाशिए पर धकेल दिया है। बिल्कुल। और ये मुश्किल सिर्फ भारत में नहीं है, शायद विदेशों में बसे भारतीय दर्शक भी अब हिंदी फिल्मों के बजाय साउथ इंडियन कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड भी दिख रहा है। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों का योगदान कम हुआ है, जबकि रीजनल भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा पहचान और दर्शक मिल रहे हैं। ये ट्रेंड बॉलीवुड की उस पारंपरिक छवि के लिए खतरा है, जिसमें उसे दुनिया भर में भारत का सांस्कृतिक राजदूत माना जाता था। ऐसा कंटेंट बनाने में नाकामी, जो ग्लोबल अपील भी रखे और भारतीयता भी बनाए रखे, इसने रीजनल इंडस्ट्रीज के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन क्या इंडस्ट्री इस हकीकत को समझ रही है? क्या बदलाव की कोई सुगबुगाहट है, कुछ पॉजिटिव संकेत? हाँ, कुछ अनुभवी लोग अब खुलकर मान रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन का बयान गौर करने लायक है। इंडस्ट्री एक भ्रम से बाहर आ रही है, बिजनेस का पहिया रीसेट हो रहा है, हर कोई अब कम जोखिम ले रहा है। कम से कम समस्या को स्वीकार करना, ये रिकवरी की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पहला कदम है। लेकिन सिर्फ मान लेना काफी नहीं होगा, जाहिर है, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का जोर इसी बात पर है कि इंडस्ट्री को मौलिक कहानी कहने पर लौटना होगा, बजट को कंट्रोल में रखना होगा, तर्कसंगत बनाना होगा और दर्शकों से ईमानदारी से जुड़ना होगा। छावा जैसी कुछ गिनी चुनी हिट फिल्में ये दिखाती हैं कि अगर अच्छा और दमदार कंटेंट परोसा जाए तो दर्शक आज भी थिएटर आने को तैयार हैं, उनमें वो भूख अभी भी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 2025 ने बॉलीवुड के काम करने के तरीके की बुनियादी खामियों को उजागर कर दिया है। सिर्फ स्टार्स के नाम और बड़े बजट पर टिकी फिल्मों का लगातार फेल होना, ये सिर्फ एक बुरा दौर नहीं, बल्कि शायद एक युग के अंत का संकेत है। हाँ, बिल्कुल। दक्षिण भारतीय सिनेमा का बढ़ता दबदबा, ओटीटी का बदलता हुआ माहौल और मौलिक कहानियों की मांग करते दर्शक, इन सब के बीच बॉलीवुड एक अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। इससे उभरने के लिए बड़े और बुनियादी बदलाव करने होंगे। इंडस्ट्री इस संकट पर कैसे प्रतिक्रिया देती है,
यही तय करेगा कि भारतीय और ग्लोबल मनोरंजन जगत में उसका भविष्य क्या होगा। जो लोग बदलाव को गले लगाएंगे, स्टारडम से ऊपर कहानी को रखेंगे और आज के दर्शकों से सही मायने में जुड़ पाएंगे, वही टिकेंगे और कामयाब होंगे। वरना मनोरंजन की इस बदलती दुनिया में अप्रासंगिक हो जाने का खतरा है। एक ऐसी दुनिया जो अब औसत दर्जे की फॉर्मूला फिल्मों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सही कहा। 2025 एक कड़वी दवाई जरूर थी, लेकिन शायद जरूरी भी एक वेकअप कॉल। बिल्कुल, एक जरूरी वेकअप कॉल। और सोचने वाली बात यह है कि क्या बॉलीवुड अपनी जड़ों की तरफ लौटकर मौलिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी कहानियों पर ध्यान देकर वापसी कर पाएगा, या फिर भारतीय सिनेमा का भविष्य अब रीजनल भाषाओं की अगुवाई में ही तय होगा? ये सवाल आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत दिलचस्प सवाल है ये। आज की इस गहरी पड़ताल पर क्या विचार बनते हैं? क्या बॉलीवुड वाकई एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। हाँ, जरूर बताएं। और अगर ये चर्चा आपको जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।